गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वो है सामांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर साम्य स्थिरांक की गणना। यानी किसी सामांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनके अभिकारक अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है उसके लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। तो व्यंजक आपको मिला था, ध्यान देंगे कि सी बराबर 4x² अपान a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये आपको मिला था। तो आइए पहले एक सवाल आपको हम बता दें। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल ध्यान देंगे, बच्चे सवाल में थोड़ी सी गलती करने की वजह से सवाल का उत्तर नहीं लगाते। तो क्वेश्चन है आपका जैसे दिया है 445 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 ग्राम अणु 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन की अभिक्रिया, अणु 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन की अभिक्रिया की अभिक्रिया 52.2 ग्राम आयोडीन से कराने पर I2 से कराने पर 10 ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। 10 ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड माने HI बनता है। इनके साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखेंगे करा 15 ग्राम अणु हाइड्रोजन की अभिक्रिया 5.2 ग्राम अणु आयोडीन से कराने पर 10 ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इनके साम्य स्थिरांक की गणना की। तो पहले आप लिखेंगे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। क्लियर? अब H2 का कितना ग्राम है? 15 ग्राम। आयोडीन का कितना ग्राम है? 5.2 ग्राम। ठीक। अब 5.2 ग्राम ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्लियर है? और कह रहा है 10 ग्राम क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। 10 ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये कितना ग्राम बना? 10 ग्राम। बहुत सिंपल सी बात है। H2 जो आपका है ये है 15 ग्राम, I2 है 5.2 ग्राम, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बना? 10 ग्राम। समीकरण में क्या दिख रहा है? समीकरण 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन क्रिया किया तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। अच्छा, 15 ग्राम और 5.2 ग्राम क्रिया किया तो 10 मोल बना। तो 10 ग्राम का मतलब क्या? 5 ग्राम ये क्रिया करेगा और 5 ग्राम ये क्या करेगा? इसका। 5 ग्राम किसका? इसका। भाई 1 मोल इसका 1 मोल इसका तो 2 मोल। तो इसका मतलब हुआ कि 5 मोल I2 और 5 मोल H2 क्रिया करेगा तब तो 10 ग्राम बनाएगा, है ना? तो देखो प्रारंभिक सांद्रता है 15 ग्राम और 5.2 ग्राम और HI कितना है? 0। फिर कहा 10 ग्राम अणु हाइड्रोजन आयोडाइड का बना है, यानी 5 ग्राम इसका और 5 ग्राम हाइड्रोजन का क्रिया किया होगा तब तो 10 ग्राम बना होगा, क्योंकि 1 मोल मिलके 2 मोल बना है। तो 5 ग्राम क्रिया किया तब तो 10 ग्राम बना। तो साम्य पर शेष बची मात्रा, साम्य पर शेष बची
मात्रा। साम्य पर शेष बची मात्रा क्या होगा, ध्यान देंगे। तो 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये साम्य पर बच गया क्योंकि 5 क्रिया किया है, तो 15 में से 5 घट गया, यही तो x है, a माइनस एक्स। और यहाँ कितना हो गया, 5.2 माइनस 5 इक्वल टू 0.2, तब तो ये 10 मोल क्रिया किया। अब Kc का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, Kc का मान ज्ञात करना है। उठा के यही वैल्यू आप लोग क्या करो, पुट कर दो। Hi के जगह पे कितना है, 10, तो ऐसा करेंगे, Hi का वर्ग बटे H2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन I2। तो शेष बची मात्रा कितना है, 10 ग्राम और 10.2 ग्राम। H2 10 ग्राम और आयोडीन 10.2 ग्राम और Hi 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग बटे 10 गुणे 0.2, ये आ गया कितना, 100 बटे, ये कितना हो गया, 10.20, एक अंक पे 10 लग गया। ये आ गया कितना, 50। Kc का मान कितना निकल गया, 50। बस आपको समझना यह है कि जितना मोल इसका क्रिया किया उतना ही मोल आयोडीन का भी क्रिया करेगा और उसका 2 गुना प्रोडक्ट बनाएगा, यानी 5-5 ग्राम से 10 ग्राम, 1-1 मोल से 2 मोल। आ गई बात समझ में। इस सवाल को लगा लो, इस सवाल को आप लोग लगा लो, तब फिर हम आपको अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल बताएंगे, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अभिक्रिया H2 प्लस I2 इजिकल टू 2HI के लिए यदि H2, I2 की सांद्रताएं 8.0, 3.0, 28.0 मोल लीटर हो तो मोल प्रति लीटर हो तो इनके साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ध्यान उत्तर साल देखेंगे। Kc बराबर क्या, मोलर कंसंट्रेशन Hi का वर्ग पान मोलर कंसंट्रेशन H2 इंटू I2। Hi कितना दिया है, 28 बटे H2 8 गुणे I2 कितना 3, तो 28 का हो गया वर्ग। ठीक, अब इसे आप हल कर लेंगे, तो हल कर लेंगे तो 28 का वर्ग कितना होता है, 28 गुणे 28, 8 है 64, 8 गुणे 16, 16 6 22, 2 8 16 और 2 गुना 4 5, 4 8
तो हो गया 784/24। अब इसको कैंसिल कर दो तो 24 तिया कितना होगा 78, तो होगा नहीं, ये आ जाएगा 24 तिया 78, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और कितना बचा, ये है 6, तो 24 दूना 48.7 मोल प्रति लीटर, 32.7 मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगा उत्तर। आगे बात सुनिए, इसको आप लोग नोट कर लें। अब नंबर है ला फतेलिए नियम, ला फतेलिए नियम, ला फतेलिए नियम, ला फतेलिए नियम, ध्यान देंगे, ली चटेलियस प्रिंसिपल, ला फतेलिए नियम। ला फतेलिए नियम क्या है, ध्यान देंगे, किसी साम्य निकाय में, किसी साम्य निकाय में कोई भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। क्लियर? जैसे ला फतेलिए नामक वैज्ञानिक में समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम ला फतेलिए नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी साम्य निकाय पर कोई भौतिक कारक ताप, दाब, सांद्रता आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके, जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। क्लियर? एक बार परिभाषा आप लोग और सुनेंगे। ला फतेलिए नियम, ला फतेलिए नामक वैज्ञानिक ने समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम ला फतेलिए नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी साम्य निकाय पर कोई भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिया है निम्न अभिक्रिया पर ला फतेलिए नियम को समझाइए। निम्न अभिक्रिया पर ला फतेलिए नियम को क्या करना है, समझाना। जैसे दिया है, ध्यान देंगे, H2 धन I2 बराबर 2HI ऐसे दिया है। तो इसमें कह रहा है प्लस 3000 किलो कैलोरी, प्लस 3000 किलो कैलोरी। अब इस पर ला फतेलिए नियम को क्या किया जाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो ला फतेलिए नियम क्या कहता है, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। अब इस पे कोई भौतिक कारक जैसे ताप, जैसे ध्यान देंगे, ताप, दाब और तीसरा क्या है, सांद्रता, और एक और कारक ले लेते हैं उत्प्रेरक। ठीक, ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक की व्याख्या करना है तो आइए करते हैं। ध्यान देंगे, लिखा है प्लस 3000 किलो कैलोरी, यानी अभिक्रिया क्या है बेटा, उष्माक्षेपी। ला फतेलिए नियम कहता है कि किसी भी समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य निकाय में कोई भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। तो हम जानते हैं
इतने भौतिक कारक को लेकर लासतेलिए नियम को समझाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आगे अभी अलाव जल रहा है और आप दौड़ो तो अलाव से आप विपरीत दिशा में दौड़ोगे ना, यानी सामने विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, अलाव है, आप जल जाओगे। सेम वैसे टेम्परेचर है, ऑलरेडी अभिक्रिया पहले से ही टेम्परेचर उत्पन्न कर रहा है और लासतेलिए नियम कहता है कि साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके, यानी साम्य उस दिशा में भागेगा जिधर ये टेम्परेचर का प्रभाव क्या हो, निरस्त हो जाए। जैसे एक कंटेनर में आपको चूना जानते हो ना, चूना कैल्शियम कार्बोनेट, चूने को पानी में डालो तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो कंटेनर हीट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम गर्म पानी में चूना डालेंगे तो चूना का प्रोडक्शन अधिक नहीं होगा, और पानी जितना ही ठंडा होगा चूने का प्रोडक्शन उतना ही अधिक होगा, क्योंकि चूना और पानी का जो रासायनिक क्रिया है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है, और पानी ठंड है, तो ऊष्मा वो निकालेगा तो जो ठंड पानी है वह ऊष्मा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और साम्य अग्र दिशा में जाएगा। लेकिन पानी खूब गर्म हो तो उसमें आप चूने का प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि लासतेलिए नियम यही कहता है कि साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर उसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। तो जब पहले से पानी गर्म है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वो ऊष्मा और निकालेगा क्या, बल्कि वह रासायनिक क्रिया ही नहीं करेगा। सेम वैसे है H2 धन I2 बराबर 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य लासतेलिए नियम की व्याख्या करना है तो आप लोग लासतेलिए नियम की व्याख्या कर सकते हो। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, सीधा लिखना है कि ताप का प्रभाव, क्या लिखना है, ताप का प्रभाव। अब ध्यान देंगे ताप का प्रभाव क्या है, लासतेलिए नियम के अनुसार साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः ताप बढ़ाने पर साम्य विपरीत दिशा में जाएगा। ताप आप बढ़ाओगे, अभिक्रिया ऑलरेडी ऊष्माक्षेपी है और ताप भी बढ़ा रहे हो, तो ताप का प्रभाव यानी ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो साम्य किधर जाएगा, विपरीत दिशा में, क्योंकि इसे ताप बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह ऑलरेडी ऊष्माक्षेपी है। तो ताप बढ़ाने पर साम्य किधर जाएगा, विपरीत दिशा में। दूसरा देखेंगे दाब का प्रभाव। अच्छा, दाब के प्रभाव की व्याख्या के लिए आपको हम एक सिंपल सा टिप बताते हैं। देखो बेटा, यहाँ H2 धन I2, एक मोल इसका, एक मोल इसका, इसका क्या मोल है, 2 मोल। अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जैसे ही कोई परिवर्तन नहीं होगा वहां दाब के प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाएगा। अर्थात दाब परिवर्तन, दाब घटाने या बढ़ाने से साम्य निकाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। यहाँ देख लेना कि क्या अभिकारक अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, और यदि परिवर्तन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, दाब बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, यानी कि प्रोडक्ट का मात्रा क्या होगा, घटने लगेगा, है ना। इसके भी कई केस हैं। अब जैसे N2 प्लस 3H2 ले लो, और यहाँ लिखा है 2NH3। यहाँ लिखा होगा, आप लोग कक्षा 10 में रिएक्शन पढ़े होंगे, अमोनिया बनाने की विधि, लिखा होगा उच्च दाब। तो दाब क्यों दिया गया उच्च दाब, क्योंकि यहाँ अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में परिवर्तन है। यहाँ 1 मोल इसका है, 3 मोल इसका है, टोटल 4 मोल, यहाँ 2 मोल, यानी अभिकारक के मोलों की संख्या ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या कम है, तो हम उच्च दाब देते हैं। यहाँ देखो अभिकारक और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या में परिवर्तन हुआ, अणुओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, तो हमें दाब देना पड़ा। अब उच्च दाब देंगे तो साम्य किधर जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा, यानी अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने में दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव आप जानते ही हो, हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड अधिक से अधिक बनेगा। जैसे जितना आप कमाए उतना खर्च कर दिए, तो कोई मतलब नहीं है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता बढ़ाओ और अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्शन करो, यानी सांद्रता बढ़ाने पर हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात साम्य अग्र दिशा में जाएगा।
चौथा है उत्प्रेरक की उपस्थिति इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। ध्यान रखिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। तो ये है इस अभिक्रिया पर ला-सतैलीय नियम की व्याख्या। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ताप दाब सांद्रता और उत्प्रेरक किसी सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर साम्य निकाय में कोई भौतिक कारक जैसे ताप दाब सांद्रता आदि का परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। H2 बराबर 2HI 3000 किलो कैलोरी, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस पर ला-सतैलीय नियम को समझाना है। तो पहला है ताप का प्रभाव। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः ताप बढ़ाने पर साम्य विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि ला-सतैलीय नियम के अनुसार साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। दूसरा है दाब परिवर्तन। दाब बढ़ाने पर साम्य निकाय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि अभिकारक और प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। सांद्रता का प्रभाव, हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा, क्योंकि अग्र दिशा में अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और ला-सतैलीय नियम के अनुसार साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर इसके प्रभाव को निरस्त किया जा सके। चौथा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो यह है ला-सतैलीय नियम। और आगे टॉपिक आपको हम और बताएंगे, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए।